Good evening, everyone. How are you all? Good evening, ma'am. So, please let me know first. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Before starting our today's session, let's discuss about the previous session activity. सबकी डन होगी है? सारे जो भी पर्सन रहते थे जिन्होंने लास्ट सेशन में अपने एक्टिविटी कंप्लीट नहीं की थी, वो अभी टेक्स्ट बॉक्स में अपनी जो भी आपका आंसर आया है वो आप लिख सकते हो. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन. जिन्होंने लास्ट सेशन में नहीं आंसर किया था, एंड मेरे को याद है मैंने ऑलरेडी वो नेम नोट कर लिए थे जिनके आंसर कल मिल गए थे मुझे. राइट योर आंसर इन टेक्स्ट बॉक्स. Okay. So it was very simple question, and minus 2103.68 is the right answer. सबका सही आंसर है. 1.04 भी कंसिडर कर सकते हैं. इतना डिफरेंशिएट ओनली पॉइंट्स की वजह से आ रहा है, अदरवाइज सबका आंसर सही है. आर भी बिल्कुल सही कैलकुलेट की है. Thank you so much for your feedback. And let's start your third module. That is on the topic of public finance. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, बेसिक क्या रोल्स होते पब्लिक फाइनेंस के इन फाइनेंस टर्म, एंड पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन से जॉब्स होते हैं गवर्नमेंट के. ठीक है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है कि गवर्नमेंट कैसे अपने इनकम, एक्सपेंडिचर एज वेल एज डेट को कैसे मैनेज करती है, उसको पब्लिक फाइनेंसिंग कहते हैं. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इसके टाइप्स पब्लिक फाइनेंसिंग में इंक्लूड होते हैं. बेसिकली इनका मेजर जो पर्पस होता है पब्लिक फाइनेंसिंग में, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना, ग्रोथ पे लेके आना, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना आफ्टर ग्रोथ. प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेंडिचर और डेट की कैलकुलेशन और उनके मैनेजमेंट को पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं. तो गवर्नमेंट इसे कैसे मैनेज करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, इनकम कौन से होते हैं, डेट कौन से होते हैं, आज इस पूरे
यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर मैनेजिंग पब्लिक नीड्स। अभी गवर्नमेंट का ही सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग पब्लिक नीड्स। पब्लिक की जो नीड होती है उसको कैसे फुलफिल करती है गवर्नमेंट, कैसे मैनेज करती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो पब्लिक के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कुछ और फैसिलिटीज, कुछ और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पब्लिक को फैसिलिटेट करते हैं, दैट इज पब्लिक नीड्स, गवर्नमेंट को फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ओल्ड एज पीपल है तो हमारी गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पेंशन स्कीम वगैरह प्रोवाइड करती है, बहुत सारे बिजनेसेस को टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बहुत सारे उसके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो टोटली गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर वर्क करती है। ऐसी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसको कैसे ग्रोथ लेके जाना, हमारे जीडीपी को कैसे हाई रखना, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करनी, आप कैसे सस्टेनेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें पब्लिक नीड्स में आ जाती है जो पब्लिक फाइनेंस के थ्रू गवर्नमेंट करती है। अनदर वन इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सन एज वेल एज environment एज वेल एज अदर सोर्स also, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, हायर लिटरेसी रेट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, बेटर पब्लिक सेफ्टी प्रोवाइड करना, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट मैनेज करती है, जो भी गवर्नमेंट के पास इनकम आती है उसके थ्रू वो इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है इकोनॉमी में, ठीक है। अभी गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, टैक्सेशन, ठीक है। एक होते हैं टैक्सेशन जो रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के, एक नॉन टैक्स होते हैं जो हम ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे इसके बाद। थर्ड ऑब्जेक्टिव रिमूव इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिमूव करना, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर वर्क करना। अगर लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जो पर्सन का वो इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली जो इनइक्वालिटी है वो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। टोटली नहीं हो सकती खत्म लेकिन कुछ हद तक हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, अगर एम्प्लॉयमेंट हो, हर पर्सन के पास जॉब्स हो, देन वो वर्क करेगा, वो प्रॉपर एजुकेट हो, उसको नॉलेज हो, तभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनइक्वालिटी पे वर्क कर सकती है। मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी इस गुड्स एंड सर्विसेज की क्या स्टेबिलिटी रखना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट्स को अपने फंड्स मैनेज करने के लिए टैक्स के रेट कम करने पड़ते हैं, टैक्स के रेट बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। बिजनेस को ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि बिजनेस का जो साइकिल है वो स्टेबल रहेगा, जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस स्टेबल रहता है, जीडीपी इंक्रीज होती है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट अ वन टाइम वर्क ऑफ गवर्नमेंट ये टाइम टू टाइम करती रहती है। तो पब्लिक फाइनेंस के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये चार ही हैं, इसके ही सराउंड बाकी सारी जो चीजें हैं वो कवर अप होती हैं। पब्लिक फाइनेंस का अगर हमने प्रॉपरली किसी ने करना है ना स्टडी, देन आप जो गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है फैब में,
उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, हमारे सारे पब्लिक फाइनेंस के जो चीजें हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो वहां पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। जो भी पर्सन जब भी बजट आता है तो उसको रीड करता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या नई पॉलिसीज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है। टैक्सेशन में क्या रेट्स में चेंजेस आए हैं, अदर चेंजेस क्या हैं, हमारा जो डिफेंस फील्ड है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीजें क्या कर रही है, पब्लिक फाइनेंस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। जो गवर्नमेंट की तरफ से टोटली सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल और जो भी पावर है वो गवर्नमेंट को ही होती है इसको चेंज करने की। सो दिस इज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सबको यहाँ तक क्लियर है? Now, why public finance is important? फर्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो स्टेबल रहती है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी का क्या मतलब होता है? फिजिकल पॉलिसी होती है जिसमें हम जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को एंड टैक्स पॉलिसीज को यूज करके हम अपनी इकोनॉमी को करते हैं। ठीक है। जब भी अब गवर्नमेंट किसी भी तरीके की टैक्स पॉलिसी को चेंज करती है, टैक्स के जो रजीम है उनकी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट उसमें चेंजेस लाती है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स होती है या डेट पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी में वो चेंज करके इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज योर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इसमें ओवरऑल आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया, वो सारा इंक्लूड होता है। ठीक है। माइक्रो स्टडी नहीं करते हम, मैक्रो स्टडी करते हैं जब भी हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल पॉलिसी की डिटेल में जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली क्या करती है गवर्नमेंट? एग्रीगेट निकालती है। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या एग्रीगेट है, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जो भी होती हैं वो सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहती है, तो फिजिकल पॉलिसी को ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करती है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीजें होती हैं उसकी प्रोविजन होती है। ठीक है। प्राइवेट मार्केट में नो इफेक्ट एफिशिएंटली सप्लाई, गवर्नमेंट के अंडर जो सेक्टर आते हैं। ठीक है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ, जो सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो भी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसका प्रॉपर राइट और जो भी प्रोविजन होती है वो गवर्नमेंट के पास ही होती है। ठीक है। रियल एस्टेट में कैलकुलेट कर लो या गुड में कैलकुलेट कर लो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आ जाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेट की वजह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेट के साथ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है और उसके साथ क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करती है इनकम की। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? सबसे पहले तो वो टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है। जो भी पर्सन होते हैं, ठीक है, हम ही लोगों से कॉमन टैक्स कलेक्ट करती है, देन उसी टैक्स से क्या करती है, हमारी ही सोशल वेलफेयर पे जो भी वो चीजें लगाती हैं, सोशल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या स्कूल्स या अदर वेलफेयर सेंटर्स बनते हैं, वो सारे उन्हीं रेवेन्यू से बनते हैं जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। रिसोर्स को एलोकेट करना मेजर टास्क होता है, बैलेंस करना। ये नहीं हो सकता कि 70 to 80, मतलब कि 70-30% ना हो जाए, 70% प्राइवेट सेक्टर और 30 पब्लिक रह जाए, उसको बैलेंस करके रखना। ठीक है। प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन होना भी अच्छी बात नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है। अभी की अगर बात करूं तो 10 ईयर बैक की मैं बात करूं तो कितनी प्राइवेटाइजेशन हो गई है। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन किससे होती है? गवर्नमेंट के जरिए होती है। अभी जो जैसे अब
जो हमारे रिसेंट में गवर्नमेंट रही है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अपने जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसका कोई भी रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने डेट नहीं मैनेज कर पा रही, ठीक है, गवर्नमेंट इतना प्रेशराइज नहीं खुद को रखना चाहती, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हैवी हो रहे हैं पब्लिक पर, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ ही सेक्टर को अपने अंडर रखना चाहती है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो जाती है, पब्लिक सेक्टर्स का काउंट बढ़ जाता है रेदर देन योर प्राइवेट सेक्टर का काउंट बढ़ जाता है रेदर देन पब्लिक, देन ऑटोमेटिकली वहां पे क्या आ जाता है, कंट्रोल नहीं रह पाता गवर्नमेंट का। ठीक है, हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है, बहुत सारी कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट को टोटल गवर्नमेंट का राइट होता है, पावर होता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल और पब्लिक कंट्रोल भी नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करती है कि दोनों सेक्टर की ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो ये सारे जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपको पॉइंट्स, आप किसी भी चीज के बारे में अभी यहाँ पर लर्न कर रहे हो, देन यू हैव टू नोट ऑन योर नोटबुक, ठीक है, फर्दर आपको वो याद रखने के लिए। अगर आपके साइड से आपको कोई और पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे से स्किप हो रहे हैं, आपको लगता है ये टॉपिक देखिए नहीं इसमें ये भी पॉइंट होना चाहिए, देन आप वो नोट कर लो, क्योंकि जब एंड में डिस्कशन होगी आई वांट कि आप सब भी रिप्लाई करो उस पर। लास्ट में आज के सेशन में पब्लिक फाइनेंस का कोई ऐसा प्रैक्टिस टास्क नहीं होता, ठीक है, लास्ट में एक्टिविटी में आज मैं आपको कुछ केसेस डिस्कस करूंगी पब्लिक, जो गवर्नमेंट ने रिसेंट में कुछ ऐसे प्रोग्राम ओपन किए हैं जो बहुत पब्लिक फाइनेंस में बहुत अच्छे और वेलफेयर के लिए, एंड कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह या ऐसे वर्क बुक जो होती है ना, जो वर्क पेपर्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगी इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क नहीं होगा। प्रैक्टिकल टास्क हम जहाँ पे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कैलकुलेशंस आ जाती हैं वहां पर ही कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ये सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग करना सबसे पहले जरूरी है। कुछ रीसेंट ट्रेंड्स और इश्यूज होते हैं पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करते टाइम। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ये एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उसको हैंडल करती है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फाइनेंस सुना है किसी ने? ग्रीन यस फाइनेंस मैम। क्या होता है? ग्रीन फाइनेंस जो जौन सा भी, प्रिया यू वांट टू एक्सप्लेन इट? ओके, ग्रीन फाइनेंस कौन सा अरे फाइनेंस हम एनवायरमेंट, दैट एनवायरमेंट मीन्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनवायरमेंट को हार्म ना करे सिंपली। यस, जौन सा फाइनेंस हम एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए, ग्रीनरी प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ग्रीन फाइनेंस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर होता है चाहे पब्लिक सेक्टर होता है। आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, CSR एक्टिविटी कंपल्सरी कर दी है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हर कंपनी को
अपनी CSR एक्टिविटी दिखानी पड़ती है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एज वेल एज रिलेटेड टू सेफ्टी। ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसर्न में आ जाता है, जैसे अभी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, प्लांटेशन नहीं होती प्लांट्स की, तो ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी रहे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस क्या कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हर चीज डिजिटलाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले जब जो भी हमारी चीज होती थी ना गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी प्रूफ्स, आइडेंटिटी, जो भी कार्ड्स वगैरह बनते थे, उनका कुछ ऑनलाइन, कुछ डिजिटलाइजेशन वर्क होता ही नहीं था। ठीक है, नाउ क्या हो गया, हर चीज AI के थ्रू होती है, डिजिटलाइज कर दी है। यहाँ तक कि हमारे बैंक अकाउंट्स, वो भी हमारे मोबाइल फोन और आधार से लिंक होते हैं, आधार भी हमारा डिजिटलाइज वे में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है इससे, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी मैनिपुलेशन और इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती आपके किसी भी काम में। अगर आपने गवर्नमेंट में किसी भी चीज के लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपने अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन ही जाओगे, डिजिटलाइज वे ही यूज करोगे। गवर्नमेंट एग्जाम हम भरते हैं, वो भी डिजिटलाइज वे से भरते हैं, कुछ भी मैनुअल चीज रही नहीं है। मैनुअल चीजों से क्या होता है, मैनिपुलेशन और इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये उनको एक सिक्योर्ड वे लगता है। डिजिटलाइज वे से ही टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए, जैसे IRN है, ठीक है, GST में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इनवॉइस होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर होती है, ई इनवॉइस होता है ना, जो उसमें हम कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं, उसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट गवर्नमेंट की है आज के टाइम में। ठीक है, अगर कोई भी जो भी सेलर होता है, वो अपने प्लेस पे बैठ के ये चेक कर सकता है कि उसके जो गुड्स हैं वो अभी कहाँ पर जा रहे हैं, ट्रैक कर सकता है वो। ठीक है, जो टोल प्लाजास होते हैं ना, ऐसे उनके थ्रू, जो हम ई इनवॉइस के थ्रू ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं उनपे, जब हम GST वाला या टैक्सेशन से रिलेटेड सेशन में करेंगे तो हम ये डीपली एक डिस्कशन करेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आजकल हर चीज क्या है, हम लैपटॉप में बनाते हैं। ठीक है, आज आपको फिजिकल क्लासेस के ज्यादा आपके अभी ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फैसिलिटेट बच्चों को ये चीजें कर रही हैं कि ऑनलाइन चीजें हमें मिल रही है। ठीक है, कहीं पर जाने की नीड नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, जो भी आने जाने का होता है, सारी चीजें आपको ऑनलाइन हर चीज मिल जाती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत चीजें, हर चीज आपको गूगल में अवेलेबल होगी। जौन सी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है वो गूगल पे होगी। अब तो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आगे से आगे बन रहे हैं। ठीक है, अभी चैट जीपीटी जैसे और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि फैसिलिटेट करने के लिए बनी हुई है। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट जो हमारी डिजिटलाइजेशन पर भी स्पेंड कर रही है चीजें, उनके एक्सपेंडिचर वहां पर भी हो रहे हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, कंट्री के ग्रोथ के लिए। ग्लोबलाइजेशन कैसे, ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि हम कहीं पर भी बैठे हैं, हम किसी भी कंट्री से कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो गया है। ग्लोबलाइज्ड वे से हम मार्केटिंग जो हमारी ग्लोबलाइज हो गई है। एजुकेशन भी हम कहीं पर भी कर सकते हैं, इंडिया में बैठे कहीं पर भी हम स्टडी कर सकते हैं, इंडिया में बैठे बैठे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटेट करने के लिए किया है, जो पहले कभी नहीं थी, आज से 10-15 ईयर्स पहले की बातें हैं। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी किधर आती है, इनइक्वालिटी बारे में कोई बता सकता है? यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटी? मैम डिस्क्रिमिनेशन होना कंट्री में,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना वेल्थ का। ओके, एनीवन एल्स? मैम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ना होना। Okay, so here inequality means everything, include your income, include your employment services, educational services, जो इक्वली सबको नहीं प्रोवाइड हो रही, ठीक है, यहाँ पे बायसनेस है, दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी फाइनेंस में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम कैसे रिलेट करेंगे? रिलेटेड टू डिजाइन टैक्स पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है। अभी टैक्स रेट सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसको एज वाइज डिफाइन किया गया है, इतनी एज से इतनी एज के पर्सन के लिए अलग रेट दिए हुए, देन दो उसके सेक्शन में डिवाइड किया गया उसको, ठीक है। इनकम वाइज डिवाइड किया गया है, दैट इज वी कैन नॉट से इट इज इनइक्वालिटी, बट इक्वालिटी नहीं है, कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन अगर ये चीजों में फिक्स्ड हो जाए तो वो चीजें सही भी नहीं है, ठीक है। इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स रेट होनी चाहिए। कुछ ऐसे फैसिलिटीज और भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज सेक्टर में, इनइक्वालिटी। एजुकेशनल सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में कैसे इनइक्वालिटी आती है, कोई एग्जांपल देके बता सकता है? मैम मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन कर लेना। ओके, मैम जियोग्राफिक लोकेशंस, जैसे जो अंडर रिजर्व्ड एरियाज हैं वहाँ लिमिटेड एक्सेस हो क्वालिटी स्कूल और रिसोर्सेज का। फिर मैम डिसेबिलिटी से भी हो सकता है, जो स्टूडेंट फिजिकली डिसेबल है उनका थोड़ा बैरियर रहता है कि सेलेक्टेड फील्ड्स में ही चूज कर सकते हैं स्टडी। मैम रीजनल इम्बैलेंस होना, मतलब किसी जगहों पे ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस हैं, कई जगहों पर नहीं अवेलेबल हैं। यस राइट। कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ही नहीं। अगर मैं बात, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स ही नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी वहां पर इनकम की ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। दूसरी साइड इनइक्वालिटी क्या आ जाती है? एजुकेशनल सेक्टर में मेरिट बेसिस आती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक मैं यहाँ पे कुछ, वैसे मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन एक पॉइंट है कैटेगरी वाइज होता है ना, कि मतलब ऐसे ए बी सी करके कैटेगरीज हमारी बनी हुई है, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ए कैटेगरी वालों को 60% पे जॉब मिल जाएगी, 29% चाहिए, देन 100%। सबसे ज्यादा मेन इनइक्वालिटी तो यही है ना। मैं यहाँ पे किसी को भी पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन दिस इज ऑल्सो इनइक्वालिटी। एजुकेशनल सेक्टर प्रोवाइड करो, बहुत सारे पर्सन मैम ये इनइक्वालिटी के बेसिस अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते। यस रणवीर प्लीज। मैम ये इनकम बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन। यस, वही मैंने कुछ वर्ड्स नहीं यूज किए, ठीक है, कुछ दैट इज नॉट सूटेबल वर्ड्स जो मैं यहाँ पे आपके सामने बोलूं, तो वही कोई भी एबीसी कोई भी कैटेगरी हो, दैट इज अ मेजर इनइक्वालिटी, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट फील्ड्स में तो यही होती है, गवर्नमेंट खुद ये इनइक्वालिटी कर रही है, ठीक है, लेकिन वो मानते नहीं है। बाकी चीजें जो आप बता रहे हो को कंप्लीट करने के लिए, कि हाँ प्राइवेट सेक्टर हर एरिया में नहीं ओपन होते, तो गवर्नमेंट सेक्टर फैसिलिटी अब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए।
वेट अ मिनट, मेरे कोई इशू आ रहा है तो स्क्रीन मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ. So there is some instruments of public finance. Public finance के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं that is related to the revenue, expenditure as well as debt. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो रेवेन्यू रेज कहाँ से करती है गवर्नमेंट. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो है जो टैक्स से रिलेटेड है. ठीक है. बहुत सारे टैक्स हैं. इनकम टैक्स है. ठीक है. गवर्नमेंट फंडिंग होती है, गवर्नमेंट को हेल्प होती है जिससे. कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, बिजनेस यूनिट से वो टैक्स है. वैल्यू एडेड टैक्स, नाउ वैल्यू एडेड टैक्स तो रिप्लेस हो गया है. ठीक है. जीएसटी से. सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है. तो जौन से भी टैक्स होते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है. प्रॉपर्टी टैक्स है. ठीक है. प्रॉपर्टी वो पर्सन सिटीज में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे भी टैक्स लेने लगी है गवर्नमेंट. कस्टम ड्यूटीज. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट की. कुछ फीस एंड चार्जेस. जैसे हमने अपना लाइसेंस बनवाया तो फीस पे करनी पड़ी. ठीक है. कोई गवर्नमेंट एग्जाम भरा उसके लिए पेपर फीस भरनी पड़ी. ठीक है. कोई अदर यूटिलिटी फीस, कोई भी यूजर चार्जेस, मतलब ये सारी फीस एंड चार्जेस इंक्लूड हो जाती है. गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल है लेकिन वहां पर भी मिनिमल सी कुछ हमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है. ठीक है. फाइन्स एंड पेनल्टीज, जो भी वेरियस लॉ रेगुलेशंस बने हैं उसमें फाइन. जैसे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन को अगर वो फॉलो नहीं करता गवर्नमेंट उस पर ह्यूज पेनल्टीज लगाती है, फाइन्स लगाती हैं. दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट. ग्रांट्स एंड ग्रांट्स, कुछ ऐसी ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट को मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर से. ठीक है. गवर्नमेंट भी कुछ ग्रांट्स देती है. ऑल राइट. एंड ऑफ द सेशन हर्षिता हम फिर से डिस्कस कर लेंगे. इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज. गवर्नमेंट के कुछ अपने इंस्टीट्यूट, ऐसे सेक्टर जहां से वो इनकम जनरेट कर रही हो. ठीक है. जैसे पासपोर्ट ऑफिस हो गया, सुविधा सेंटर्स हो गए मेजर जो हमारी एग्जांपल है. ठीक है. जहां से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है. इसके अलावा जहाँ गवर्नमेंट ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हो किसी प्राइवेट सेक्टर में. टैक्स रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये बताया कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होते हैं. ठीक है. इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेस से, कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्स लेती है गवर्नमेंट. वैट जो भी चेंज हो गया है. ठीक है. यहाँ पे मैंने जीएसटी था. ठीक है. वैट नहीं था. सेल्स टैक्स होता है. ठीक है. एक्साइज ड्यूटीज होती है. एक्साइज ड्यूटीज जो होती है ना मोस्टली उन प्रोडक्ट्स पे लगती है जिनकी सेल्स बहुत हाई है और वो थोड़े वो हार्मफुल होते हैं. जैसे ठीक है. एंड सेल्स पब्लिक फाइनेंस का इंस्ट्रूमेंट है. स्पेंडिंग इंस्ट्रूमेंट. गवर्नमेंट की अब स्पेंडिंग होती कहाँ कहाँ से है. गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो हमने स्टडी कर लिया लेकिन स्पेंड कहाँ कहाँ करता है. जो करंट एक्सपेंडिचर होते हैं डे टू डे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में स्पेंड होता है. फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग सैलरी, सब्सिडीज एंड मेंटेनेंस कोस्ट. सैलरीज जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी सैलरीज, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स उनकी सैलरीज, सब्सिडीज पे करना, मेंटेनेंस, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस पे स्पेंडिंग. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जो एक ह्यूज अमाउंट में होते हैं. ठीक है.
जैसे कुछ प्रोजेक्ट हो गया, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे क्यों हुई, क्योंकि ये एक बार ही आप बनाओगे स्कूल और हॉस्पिटल, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ऐसा तो है नहीं डेली बेसिस पे आपको एक एक बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ी ना, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सिक्योरिटी बेनिफिट, ठीक है। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट जब आप करते हो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे बेनिफिट देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अनएम्प्लॉयड पर्सन है, आफ्टर रिटायरमेंट उनको किसी तरीके की कोई वेलफेयर स्कीम, पेंशन स्कीम्स, ऐसी सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करना। आफ्टर डेट सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट सब्सिडीज पे करती है जस्ट टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपनी कंट्री की जो इनकम और वेल्थ को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले डायरेक्ट सब्सिडीज कहाँ पे करती है? बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट लेती है, चाहे वो डेट के थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज पे करती है। आफ्टर दैट इज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में क्या जाता है कि हम गवर्नमेंट स्पेंड करती है कुछ ऐसे गुड्स जैसे नेशनल डिफेंस, ठीक है, कुछ डिफेंस के लिए वेपन्स वगैरह पर, पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? पब्लिक गुड्स। मैरिड गुड्स क्या होती हैं? मैरिड गुड्स होती हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, सब जैसे एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर, जो CSR में आ जाती हैं बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर। एंड यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड नेक्स्ट इज डेट मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से? डोमेस्टिक बोरिंग्स। कंट्री क्या करती है, जो गवर्नमेंट है अपनी कंट्री के लिए कुछ बोरिंग्स करती है, लॉन्ग टर्म डेट्स इशू करती है किसी और कंट्री की गवर्नमेंट से। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर से भी डेट इशू कर सकती है, इसमें कोई है ही नहीं। डोमेस्टिक में आ जाता है कि जो अपनी ही कंट्री के प्राइवेट सेक्टर से डेट रेज करना। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो, ठीक है, जब गवर्नमेंट को कैश की नीड होती है। लिक्विडिटी नीड्स मीन्स कैश की। लोन्स फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, RBI से, ठीक है। हमारे जो भी कमर्शियल या बैंकिंग सेक्टर से डेट इशू करना। एक्सटर्नल बोरिंग, फॉरेन से लोन या क्रेडिट्स लेना। सवर्नियर बैंक बॉन्ड्स लेना, ठीक है, फॉरेन करेंसी से जो हमें मिलते हैं जो हमें बॉन्ड्स। मल्टीलेटरल एंड बिलेटरल रेट्स क्या होता है? जैसे IMF एंड वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये जो हमारी एक एक जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, उनसे डेट रेज करना। डेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजमेंट। अभी डेट को हम रीस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं एंड मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डेट रीशेड्यूलिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी
कहीं से भी गवर्नमेंट डेट रेज करती है तो उसके इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की ट्राई करती है कि कम से कम कैसे इंटरेस्ट रेट किया जा सके। डेट स्वैप्स होते हैं जो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है, शेयर्स ले लिए, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, ठीक है, उसके बदले उसको कैश मिल गया। सिंकिंग होते हैं जो रेवेन्यू के ऊपर होते हैं। सिंकिंग फंड्स का अगर मैं बेसिकली बताऊं, सिंकिंग फंड का मीनिंग जो पब्लिक फाइनेंस में होता है बेसिकली, जिसमें जो हम एक तरह का लोन नहीं बोल सकते, ना ही डेट बोल सकते हैं, कि कोई बिजनेस होता है जो हमें इशू करता है, ठीक है, जिसको हम बिजनेस गवर्नमेंट को इशू करता है और इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसको डेट पे कर देती है। इमरजेंसी में गवर्नमेंट को कोई फंड चाहिए होते हैं तो वो सिंकिंग फंड के थ्रू ले लेते हैं। सिंकिंग फंड स्मॉल और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज योर फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डेफिनेशन हमने पहले क्लियर कर ली क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी में कुछ टर्म्स आती हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। जो भी पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है गवर्नमेंट उसको एक तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये तो पब्लिक फाइनेंस में चीजें आती हैं, फिजिकल पॉलिसी की टर्म होती है, एक्चुअल में चीजें होती है नहीं होता है वो अदर केस है। लेकिन ये हमारे जो यहाँ पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं ना, जो लॉज बने हुए हैं उनमें डिफाइन है ये। जो भी अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उसकी हेल्प करेगी, जैसे पेंशन स्कीम वगैरह प्रोवाइड करके, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसी सर्विसेज जहाँ पे उनको हायर इनकम हो रही है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टैक्स का वो बढ़ा देती है गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कोई शॉप है, ठीक है, उसके लिए कितनी लाइसेंसिंग करनी पड़ती है, हाई रेट ऑफ टैक्स भी पे करना पड़ता है उन सेक्टर को, ठीक है। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर भी हैं जिनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स में आ जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने फंड्स को बैलेंस करने के लिए ये वाली स्ट्रेटजीज अप्लाई करती हैं। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करती है उसको कैसे एडजस्ट करती है। इकोनॉमी की एक्टिविटी को कैसे स्टेबल रखना है, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, जीडीपी को प्रॉपर मेंटेन रखना है, हाई प्रोडक्टिविटी, लिटरेसी रेट पे वर्क करना है, ये सारी चीजें जो भी होती हैं गवर्नमेंट एडजस्टमेंट कर देती है फिजिकल पॉलिसी टू स्ट्रेटजी बना के। एंड टैक्स पॉलिसी एडजस्टमेंट इज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि एकदम से टैक्स रेट में चेंजेस कर देना। There is some regulatory instruments also. Regulatory instruments basically वो होते हैं जिसके लिए एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। बैंकिंग की रेगुलेटरी क्या है? आरबीआई, ठीक है। स्टॉक मार्केट की स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी है। ऐसे ही कुछ अलग अलग चीजों के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बनाई हुई है उन सेक्टर्स पर प्रॉपरली अपना कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बैंकिंग रेगुलेशन है जो आरबीआई के अंडर प्रॉपरली। सिक्योरिटी रेगुलेशन स्टॉक मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो भी इंडिया की उसके अंडर है, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ्स एंड कोड्स क्या होते हैं? आप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड आते हैं उसके लिए एक अलग रेगुलेटरी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने।
एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए कार्बन टैक्सेस एंड एमिशन ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे एनवायरमेंट रिलेटेड कमेटीज, इंस्टीट्यूट, एक्ट बनाए हुए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट एंड सो ऑन। तो ये सारी रेगुलेटरी गवर्नमेंट क्यों बनाती है अब रेगुलेशन पॉलिसी को करने के लिए। ओके, सो हमारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाई वी नीड टू लर्न पब्लिक फाइनेंस, रोल क्या होते हैं पब्लिक फाइनेंस में, कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट देखती है, सारा कुछ हमने अभी कर लिया। नाउ कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे हमें ये सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको शो हो रही है, द अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ 2009 की। ठीक है, रीसेंट एग्जांपल नहीं है ये, लेकिन ये एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छी लगी, दैट्स वाई कि मैंने इसको सोचा कि आपकी पीपीटी में इंक्लूड की जाए, इसके बारे में डिस्कस किया जाए। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं ऐसे। ठीक है, ये इंडियन तो है नहीं ये एग्जांपल, लेकिन है ये पब्लिक फाइनेंस के ऊपर ही। ठीक है, लेट्स रीड, इसका बैकग्राउंड रीड करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि आप इसके बारे में और स्टडी कर सको। ठीक है, वैसे पूरा ये केस जो भी है हम अच्छे पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या है इस केस का? अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट जो ARRA, जो वाज अ स्टिमुलस पैकेज एनेक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया था इन 2008, जब वहां पे रिसेशन पीरियड चल रहा था। ARRA एक्ट को स्टार्ट करने का मेन गोल क्या था? सेव द एग्जिस्टिंग जॉब्स, जो भी पुराने पर्सन जॉब कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयड रहने के लिए, और न्यू जॉब्स को, यस राइट, न्यू जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। Additionally, it aimed to provide temporary relief program for those most affected the recession and invest in infrastructure, education and renewable energy as well. ठीक है, बहुत अच्छा एक एक्ट, एंड सच में ये बहुत काइंड ऑफ जब ये इम्प्लीमेंट हुआ ना, उसके बाद इसका रिजल्ट भी मिला गवर्नमेंट को, पब्लिक को रिजल्ट भी मिला इसका। ठीक है, कौन से इसके कंपोनेंट्स कौन से थे इस एक्ट के? सबसे पहले टैक्स इंसेंटिव एंड रिलीफ। गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिविजुअल टैक्स क्रेडिट किया। ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स क्रेडिट क्या हो गया कि टैक्स में रिलीफ दिया इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, रेट कम कर दिए। टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड अप टू $400 फॉर इंडिविजुअल एंड $800 फॉर फैमिलीज। ठीक है, पहले कुछ और रेट था, उन्होंने रेट कम कर दिए। बिजनेस इंसेंटिव भी बहुत सारे दिए उन्होंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस को भी टैक्स में रिलीफ दिया, टैक्स रेट कम कर दिए कॉर्पोरेट सेक्टर के। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब भी कोई भी इनकम कैलकुलेट होती थी तो उसमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद टैक्स अप्लाई करना परसेंटेज। रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट, अगर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पर वर्क करना, कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके वो भी उन्होंने टैक्स इंसेंटिव में रिड्यूस कर दी। अगर कोई भी कंपनी एनर्जी को सेव करने के लिए एक्टिविटी कर रही है, वहां पे कुछ स्पेंडिंग कर रही है, ठीक है, तो वो भी उनकी डिडक्शन होगी उनकी इनकम में से। एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ऑल्सो। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी CSR, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी भी डिडक्शन। कुछ पब्लिक, ये तो हो गए पब्लिक एक्सपेंडिचर किए गवर्नमेंट ने ARRA को कंटिन्यू करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड, एनर्जी क्लियर करके, ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन करके, फॉर की हाईवे वगैरह, ब्रिज, ऐसे ये सारी चीजें रिपेयर की। एजुकेशन सेक्टर्स पे काम किया, मॉडर्नाइज किया, करने की कोशिश की उन्होंने अपने सारे एजुकेशनल सेक्टर्स को।
एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड की सबसे मेजर चीज, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी सपोर्ट की, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हेल्थ केयर सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहेंस किया, नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लेके आए। कुछ पेमेंट्स उन्होंने पब्लिक को ट्रांसफर की, अनएम्प्लॉय बेनिफिट प्रोवाइड किए, ठीक है, जिनके पास जॉब नहीं उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किए, फूड असिस्टेंस, कुछ ऐसे सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, कुछ ऐसी चीजें लोअर इनकम लेवल पीपल को जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनको लो रेट पे प्रोवाइड किए, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ठीक है, जो डिसेबिलिटी या और किसी भी इशू की वजह से कुछ पर्सन को प्रॉब्लम आती है, वहां पे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स का जो भी है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब ये सारी चीजें उन्होंने की, इम्प्लीमेंट कर उन्होंने स्ट्रेटजी, ठीक है, ये वाला एक्ट, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर उन्होंने डिफाइन कर दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ आफ्टर बाय 2008 में उन्होंने ये किया था एक्ट स्टार्ट, एंड बाय 2010 जॉब क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन बहुत सारी 1.4 मिलियन एंड 3.3 मिलियन बाय एंड ऑफ द 2010 तक इतनी हो गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, जीडीपी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जो वहां के लोगों का बढ़ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जैसे उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन हेल्थ केयर सेंटर, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एज वेल एज पब्लिक के लिए भी होता है। इवेल्युएशन ऑफ एआरआर एज अ पब्लिक फाइनेंस, अब हम एज अ पब्लिक फाइनेंस इसे कैसे रिलेट करते हैं ये सारे केस को, सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन, ये गवर्नमेंट की बोरिंग्स के, गवर्नमेंट ने बोरो मतलब डेट रेज करने के बाद रेवेन्यू कलेक्ट किए थे, इस एक्ट को चलाने के लिए डेट के थ्रू रेवेन्यू क्रिएट किए, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अदर डेवलपमेंट थी, वो डेट के थ्रू ही सारी की, एक्सपेंडिचर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए जो बड़े उन पे उन्होंने स्पेंड किए, डेट को मैनेज किया, रिकवरी कर ली फर्दर फ्यूचर में टैक्स के थ्रू, जब उनको लगा कि ये थोड़ी से जो भी कंडीशन है वो उनको सही होती दिख रही है, देन उन्होंने टैक्स से अपना जो भी डेट रेज किया था इस एक्ट को चलाने के लिए वो उन्होंने रिकवर कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम इस केस को अगर कंक्लूड करते हैं तो The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 is a prime example of public finance. ठीक है, गवर्नमेंट के कैसे उन्होंने फिस्कल पॉलिसी का यूज किया, स्ट्रेटजी अपनाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और बहुत सारी चीजें की, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला, दैट मीन्स कि अगर हम कोई कोई गवर्नमेंट है जो पब्लिक फाइनेंस के अंडर कोई भी प्रोजेक्ट लेके चलती है, ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, देन वो एक्चुअल में वर्क करे तो उसका रिजल्ट ये हो सकता है। सो दिस इज एग्जांपल। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अभी कुछ केसेस कुछ जो इंडियन केस है वो हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है इन 2024 में। कुछ वो डिस्कस करने से पहले अगर किसी का कोई भी प्रीवियस किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो।
first public said as public debt management in India. ये रिसेंट का ही है. रिसेंट स्टडी ऑन इंडियन पब्लिक डेट मैनेजमेंट हाईलाइट किया है वहां पे जॉन से भी उनको चैलेंजेस और सारी थी सस्टेनेबिलिटी में. IMF रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि हम 100% जीडीपी रीच कर लेंगे बाय 2028. इट मींस कि नेक्स्ट 4 ईयर में. सो study suggests prudent fiscal policy, manage debt level, address high interest payments, and ensure fiscal stability. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बाय 2028 में ये टारगेट लिया है इंडिया में कैसे पब्लिक डेट मैनेज कर. एक नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये. प्रोजेक्ट फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था ये. ठीक है, गवर्नमेंट इंक्लूड थी इसमें, एकेडमिक्स एंड एनजीओ थे जो जिनका एम क्या है अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. ये प्रोजेक्ट ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुई भी है. ठीक है, जो भी इन्होंने पब्लिक को इश्यू आ रहे हैं सैनिटेशन रिलेटेड, जो भी हेल्थ इश्यू है, इसका मेजर रीजन ये भी हो सकता है. ठीक है, तो बहुत डेवलप हो गया है एक्चुअल में, ये चीजें हुई हैं. ठीक है, another is public private partnership in urban infrastructure PPEs. एक डिस्कशन में वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किए थे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जहाँ पे पार्टनरशिप होती है वहां पे क्या क्या उनको बेनिफिट आ रहे थे, कैसे ओवरऑल वो एक बेनिफिट दे रहे थे गवर्नमेंट को. अर्बन प्रोजेक्ट्स अगर लेके चलते हैं कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी को कैसे यूटिलाइज करके ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है, डेट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप जो की थी गवर्नमेंट ने. अनदर इज रिफ्लेक्शन ऑन पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स. जब भी पब्लिक फाइनेंस में हम कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं या इवैल्यूएशन होती है, उसके दौरान बहुत सारे इशू आते हैं. ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स, टैक्स रिलेटेड, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी है, कोई भी सेंट्रलाइजेशन होने से उसका इशू आ जाता है. सेंट्रल ट्रांसफर्स टू स्टेट, हमारे जैसे जीएसटी आ गया तो उसमें क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी, बहुत सारे ऐसे यूजीएसटी टैक्स आ गए हैं. ठीक है, तो वो ओवरऑल उसका हमारे फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इस डिस्कशन की गई थी. एंड द लास्ट वन इज ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव. गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये रिसेंट कि हम कैसे ग्रीन फाइनेंस, कैसे हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें करेंगे. ठीक है, एनवायरनमेंट सेफ क्लाइमेट कैसे हमारा प्रॉपर क्लीन हो, ये सारी चीजें ये वाले प्रोजेक्ट लिए. ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट की ऐसे एग्जांपल हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए, वो चले ना चले बात की बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट हुए हैं उनकी तरफ से. ठीक है, तो ये एग्जांपल थी.
किसी का भी कोई डाउट हो? एनी डाउट? ओके, लेट मी नो कि जब भी गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है फैब में, तो उसको डाउनलोड करके उसका एनालिसिस कौन कौन करता है प्रॉपर, या हाइलाइट्स जो उनके पॉइंट्स होते हैं, या जिसका इंटरेस्ट जौन से भी फील्ड में है उसके बारे में कौन पढ़ता है यहाँ पे? यूनियन बजट। Ma'am, can you repeat the question? आई सेड कि जब भी गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है, तो कौन कौन उसको जाके उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसके बारे में पढ़ता है, या फिर आप किसी एक दो फील्ड में इंटरेस्टेड हो, उसके रिलेटेड कोई चीजें चेंज हुई है आप नोटिस करते हो? फाइनेंस के स्टूडेंट हो सभी, आई थिंक करते होंगे। यस मैम। मैम, स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, अकेडमीज भी उसके बारे में देखती हैं, जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए यस। हैं। बिजनेस भी देखती है कि उनके कैसे उनको लॉ क्या क्या न्यू लॉ आए जो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज देखती है कि क्या उनकी इंडस्ट्रीज रेगुलेशन में चेंजेस आए। ओके, किसी का कोई डाउट है कौन कोई भी टॉपिक में? सबको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. स्क्रीन पे ना एक वर्क पेपर शो किया हुआ है मैंने आपको, ठीक है, जो अभी रिसेंट 27 जून 2024 को अपलोड हुआ है, ऑन द टॉपिक ऑफ स्टेट फाइनेंस इन इंडिया, मैनेजिंग फिस्कल रिस्क, स्क्रीनिंग रिकवरी। ये वर्क पेपर बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने ये खुद सारा पढ़ा है। ऐसे ही और बहुत सारे वर्क पेपर्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, क्या मैंने भी ऑनलाइन ही लिया हुआ है। यहाँ पे आपको सब स्टेट वाइज शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड बाय 2023 का एक्सप्लेन किया है, टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे 2021 का, यूनियन ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर, स्टेट लेवल डेफिसिट, सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बहुत हेल्पफुल होता है ये
पब्लिक फाइनेंस में और बहुत सारी और गेन करने के लिए नॉलेज। ऐसे जो है आप टाइम टू टाइम रीड करते रहो, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ ऐसी चीजें रीड करते रहते हो, वो आपकी नॉलेज को और बढ़ाती है, ठीक है। ये मैं सर के थ्रू आपको वैसे शेयर करवा दूंगी ये वाला वर्क पेपर, और भी बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आप गूगल स्कॉलर्स पे जाके बहुत सारे आर्टिकल्स सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो। देखो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम डायरेक्ट नहीं हमें पता होती, ठीक है। मान लो कोई केस हुआ, कोई भी, हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप पेपर पढ़ते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसमें सारा एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, ज्यादा कहीं से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे जो बुक्स में नॉलेज होती है या फिर कुछ एक्चुअल में क्या चल रहा है करंट पीरियड में, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में सारा कुछ मतलब बताया होता है एक जगह। ट्राई टू ऐड these type of knowledge and a way। अगर आप किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करते हो, ठीक है, आपने अगर कोई पेपर पढ़ा होगा उसके बारे में, आप वो एज ए एग्जाम्पल अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गए, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसका कैसे, फिस्कल पॉलिसी पता क्या होगी, लेकिन गवर्नमेंट कैसे उसको यूज कर रही है, स्ट्रेटजी क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे अ, चल रही है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, साइकिल क्या है उसका, प्रोसेस प्रॉपर, वो सारी चीजें आपको करंट अफेयर से ही पता चलती हैं, ऐसे वर्क पेपर स्टडी करने से ही पता चलती हैं। ऑल राइट, ये आपको मैं सर को शेयर कर दूंगी, ऑलरेडी मैंने उनके साथ ऐसे शेयर किया हुआ है, देन वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। किसी का भी कोई डाउट हो, टुमारो में भी आपका कोई सेशन नहीं है, एक आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्क डिस्कशन एक्टिविटी काइंड ऑफ सेशन होगा। सबको चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं भी मैम होता तो भी आप बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ जी, यस हर्षिता। मैम वो डाउट था कि जनरल डाउट था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? Difference। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि आप सेविंग पे ज्यादा बिलीव करते हो या इन्वेस्टमेंट पर? इन्वेस्टमेंट में। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों डिफरेंट टर्म है टोटली। सेविंग में क्या होता है कि आपको रिस्क नहीं होता किसी भी तरीके का, ठीक है। आप बैंक में सेविंग करते हो, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, आपको रिस्क नहीं है कोई भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको प्रॉफिट हाई होता है लेकिन उसके साथ रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। लेकिन सेविंग में आपको रिस्क नहीं होता बिल्कुल भी, और आपको प्रॉफिट भी हाई नहीं होता। ओके मैम। मैम एक और डाउट था। मैम फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होगा? फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, देखो फोरकास्टिंग वर्ड जो फ्यूचर की एक्टिविटी को करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन बजटिंग भी वही होती है जो पहले से प्लान करते हैं जो हमने फ्यूचर में एक्टिविटी करनी है।
लेकिन बजट क्या होता है, वो एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोरकास्टिंग होती है उसमें पीरियड की हम लिमिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल देती हूँ। आपके पेरेंट्स, जब आप मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा गोल्ड वगैरह से सिक्योर करके रखते हैं। वो क्या है, उनकी फोरकास्टिंग, वो देखते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे एक टाइम पे जाके 10-15 साल बाद जब बड़े होंगे उनको जरूरत पड़ सकती है, या उनके कुछ अपने ड्रीम्स होंगे, अपने लाइफ में डिजायर्स होते हैं कि हाँ, इनको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनना है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। फोरकास्टिंग ये हो सकती है, ठीक है। बट बजटिंग क्या होती है, बजटिंग आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है आप बजट इस टाइम के लिए बना रहे हो, सैलरी आती है, आप बजट बना लेते हो अपने घर का। ऐसे ही बिजनेस में बजट एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही बनता है। फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ होती है, जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। Thank you, ma'am. Forecasting can be of any time, like demand, yes, बिल्कुल सही। मोस्टली जो बजटिंग होती है वो फाइनेंस से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। फोरकास्टिंग किसी भी टर्म में ही हो सकती है, सिर्फ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी, बोथ।
यहाँ पे स्क्रीन पे ना मैंने अभी एक वेबसाइट से 2024 एंड 25 की बजट एनालिसिस ओपन किया है, जहाँ पे बजट की जो भी हाइलाइट्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, रिसिप्ट, जीडीपी डेफिशिएंट्स एंड न्यू स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, रेट कैसे रहेंगे, जोन सी जैसे रेलवे से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज आ रही है गवर्नमेंट, हाउसिंग, हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड एज वेल रिसर्च से रिलेटेड। ये जो हमारा रिवाइज हुआ है 2023 और 2024 का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअल क्या थे, ठीक है, बाय टाइम पीरियड यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, और अभी कितने हैं, एक्चुअल में क्या थे, बजट क्या बना था, रिवाइज कितना हो गया, ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन बताई गई है। बेस आपका कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह आप करोगे, ठीक है, जैसे फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो प्रोजेक्ट वगैरह आप लेते हो, मेनली आप पहले अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में भी प्रोजेक्ट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लो। फाइनेंस में बहुत सारी आगे फील्ड है, फाइनेंस कोई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत सारी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है वो अलग है, ठीक है, ये अलग है सेक्टर। तो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करके अपना प्रोजेक्ट उसी वाइज ही चूज करना, उस पे रिसर्च करो। बहुत सारे जन ऐसे होंगे जिनको स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होगा, अब वो उससे रिलेटेड सर्च और जो भी चीजें हैं प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग चूज करें। ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट इसीलिए हो सकती है। यस, ओवरऑल डेवलपमेंट हम हमारी उसी बेसिस पे हो सकती है जब हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में ओवरऑल सारे बेसिक्स जो फील्ड है वो कवर कर दिए जाएंगे फाइनेंस की, ठीक है, वॉट एवर वो बैंक से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन आपके क्लियर होंगे कि आप इसके बाद जाओगे तो आप एक अपनी फील्ड चूज कर लोगे कि आपको आगे किस पे वर्क करना है। सो सेशन में किसी को डाउट डाउट है कोई, अगर है तो देन आप अभी भी पूछ सकते हो। यूनियन प्रोजेक्ट कमेंट, यस यस। यस, सेशन ओवर हो गया है, आप लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।